हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो सेशन में हम जून मंथ का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं, जून 2023 का। तो चलिए शुरू करते हैं जून 2023 के करंट अफेयर्स। ये मंथली करंट अफेयर्स है, मंथ में एक बार वीडियो आएगी ये। चलिए नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन है इस सीरीज़ के तहत। 2023 में G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कि DRR, ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मुंबई में दूसरी बैठक आयोजित हुई है। और जब बात पहली बैठक की आएगी तो आपको ध्यान रखना है गांधीनगर में हुई थी, गुजरात, ठीक है। अब बात यह है G20 के सदस्य देश 20 देश हैं, यह सही है। तो 19 प्लस यूरोपियन यूनियन को 20वां देश के रूप में माना जाता है। और 2023 में इसकी अध्यक्षता इंडिया ने की, ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन थीम भी ध्यान रखना है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और ध्यान ये भी रखना है कि इसका 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। बेसिकली जो एशियाई वित्तीय संकट के बाद जो वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। 5 प्राथमिकताएं दी हुई हैं, ठीक है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की वैश्विक बहाली, अवसंरचना प्रणालियों को आपदा प्रतिरोधी बनाने की दिशा में बढ़ी हुई प्रतिबद्धता, DRR के लिए मजबूत राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा। DRR क्या है मैंने बताया था आपको, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मजबूत राष्ट्रीय एवं वैश्विक आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली, और इसी के लिए पारिस्थितिक तंत्र आधारित दृष्टिकोण का बढ़ता अनुप्रयोग। तो इसी से संबंधित, डिजास्टर से संबंधित आपको एक 2020 के UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है आपको कि इसमें से कौन से वो 4 देश का समूह है जो G20 के सदस्य देश हैं, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में मैं आंसर आपको बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको इसका प्रयास करना है, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। अगर आपने पहले G20 के कंट्रीज़ पढ़े हुए हैं तो आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी है? तो राइट आंसर है रेयाना बरनावी, ये सऊदी अरब की पहली महिला बनी है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो जिस मिशन के तहत ये गई हैं वो स्पेस एक्स का ही मिशन था, ठीक है, एक्सियोम स्पेस 2, ठीक है। इसी मिशन के तहत ये रेयाना बरनावी गई हैं और ये सऊदी अरब की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है, यानी कि चीफ विजिलेंस के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो आप सभी को पता है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके पहले कौन थे? इसके पहले सुरेश सेन पटेल थे। इन्हीं की जगह पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नया चीफ विजिलेंस, यस, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। कौन है इसमें से? आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके आगे पीछे की भी कुछ चीज़ें, जैसे कि जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है उसका कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना सभी को पता है संथानम समिति की सिफारिश पे हुई थी, ठीक है। संथानम समिति की सिफारिश पे कब हुई थी? तो 1964 में स्थापना हुई थी उसकी। और उसको जो संवैधानिक दर्जा मिला था 1988 में मिला था, ठीक है। सांविधिक दर्जा, सांवैधानिक नहीं, सांविधिक दर्जा मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सांविधिक दर्जा मिला था इसको 1988 में संथानम समिति। और कार्यकाल की बात मैं कर रही थी तो 4 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। ये चीज़ें आप तो ध्यान रखनी है, ओके, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं पहले CVC कौन थे, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस में यही पूछता है, RO के भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है पहले कौन थे। तो ध्यान रखिएगा निट्टूर श्रीनिवास राव, ठीक है, श्रीनिवास राव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवहन उपग्रह NVS-01 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसरो ने इसका सफल प्रक्षेपण किया। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र थार श्रीहरिकोटा से
GSLV F-14 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। देखिए, अगर आपको ये चीज़ पता है कथन कैसे एलिमिनेट करना है, क्योंकि यूपीएससी तो अभी एलिमिनेशन मेथड भी ख़त्म कर चुकी है, लेकिन इन केस अगर आरओ वगैरह में भी कथन के रूप में क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है ये 12 साल के लिए इस उपग्रह को भेजा गया है। तो 12 साल है तो GSLV F-12 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो 12 साल के लिए F-12 आप यूज़ करके ध्यान रखेंगे। तो ये 14 गलत है यहाँ पे, तो दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है। पहला कथन यहाँ पे सही है कि इसरो ने इसका सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका पर्पस क्या है भेजने का, तो बेसिकली नाविक का काम समय काल जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसकी जगह ही लेगा ये जो NVS सीरीज़ है, ये इसकी जगह लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो नाविक की सेवाओं को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके निरंतरता को बढ़ाने के लिए इसको भेजने का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका वेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही चिटे लुई नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिल्कुल सही, मिजोरम में है ये चिटे लुई नदी। और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि जो मिज़ोरम है, अगर पूछ लिया जाए इसकी सबसे लंबी नदी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब कोई नदी अगर न्यूज़ में है तो वहाँ के बाकी स्टैटिक पोर्शंस भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, छिम तुई पुई ये सबसे मिज़ोरम की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे नहीं ये नहीं है, कलादान है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, छिम तुई पुई को ही कलादान कहते हैं। ठीक है, तो मिज़ोरम की सबसे लंबी नदी कलादान या छिम तुई पुई, आप जो भी इसमें से करेंगे करेक्ट ही होगा, ऑप्शन में से एक ही दे के रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक है क्या बेसिकली? ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, कथन एक एक करके पढ़ेंगे। हो सकता है, देखिए सिंपल सी बात है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इसको। ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक, ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो खेतों में सीधे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए, यानी कि बीजों को सीधे खेतों में डाल दिया जाता है, जिससे नर्सरी तैयार करने और रोपाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मतलब क्या, एक तरह से ये वाटर कम यूज़ हो। ठीक है, एक तरह से पानी बचाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक का यूज़ किया जा रहा है। इनडायरेक्टली आप ये भी समझ सकते हैं, मतलब कोई नर्सरी नहीं लगाई जाती है। जैसे धान में क्या होता है कि पहले हम एक नर्सरी लगाते हैं, जब वो पौधे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम उनको दोबारा से रोपाई करते हैं। ठीक है, तो वो रोपाई दो बार करने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार काम करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले नर्सरी तैयार किया फिर रोपाई की। इन बीजों को डायरेक्ट खेतों में डाल दिया जाता है तो पानी की बचत होती है, इसी को ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट, बाकी आप गूगल करके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कखोवका बांध किस देश में अवस्थित है? आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन में है। बेसिकली अभी ये बांध न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि अभी ये जो बांध है सबसे पहले तो अचानक से ब्लास्ट हो गया, इसमें विस्फोट की वजह से ब्लास्ट हो गया, नष्ट हो गया, जो भी आप कह लें। तो कहीं ना कहीं ये यूक्रेन और जो रसिया का जो विवाद चल रहा था, तो इसी सीमा पर आप यहाँ देख रहे हैं नोवा कखोवका। ठीक है, ये डैम है यहाँ पर, ये एक सेकेंड, ये आपको डैम यहाँ पर दिख रहा है। तो ये डैम जो है ये रसिया का पार्ट है। ठीक है, तो एक तरह से यूक्रेन और रसिया का ये सीमा बनाते हैं। तो इनके सैनिकों में जो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वो इसी बांध के ही इर्द गिर्द, इस साइड यूक्रेन वाले और इस साइड रसिया वाले थे। तो कहीं ना कहीं वो भी अवरुद्ध हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि किस नदी पर है ये बांध बना है, तो ध्यान रखना है नीपर नदी पे। ठीक है, आपके जो काम की चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि नीपर नदी पर ये बांध अवस्थित है, कखोवका बांध। ठीक है, यूक्रेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनटेक सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बिल्कुल सही, फिलीपींस के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 में किसने पुरुषों की 1 किलोमीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, रोनाल्डो सिंह लैटन जंप, नाम पे मत जाइएगा, ये भारतीय ही हैं। ठीक है, ये भारत से हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है, ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल स्पर्धा में। ठीक है,
जो कैटेगरी है वो भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना है, दूसरी चीज़ यह ध्यान रखनी है कि गोल्ड, ठीक है, गोल्ड में कौन है, गोल्ड मेडल में कौन है और ब्रॉन्ज मेडल में कौन है। तो कांस्य की जब बात आएगी तो वू रिम चोई, ये ध्यान रखिएगा, ये साउथ कोरिया के हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और गोल्ड मेडल फादल जोनेस ने, ठीक है। ये कहाँ के हैं, तो ये मलेशिया के हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप हुई है, ये चैम्पियनशिप भी मलेशिया में ही हुई है, ठीक है। और मलेशिया में कहाँ, मिलाई, ठीक है, नीलाई, एक्चुअली नीलाई है जगह का नाम, नीलाई में हुई है, ठीक है। और ये साइकिलिंग जो चैम्पियनशिप हुई है 42वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जूनियर स्पीड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, ये भारतीय हैं गुकेश डी, इन्होंने जीता है और chess.com के द्वारा ये आयोजित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे सिटी स्प्रिंट और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित है। अब हम इसे समझ लेते हैं कि सिटी स्प्रिंट और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस है क्या, ठीक है। तो सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम के तहत ये है और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो शहरों के ऊर्जा, परिवहन और पर्यावरणीय क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन समाधान प्रदान करने के लिए है, ठीक है, जिससे एक अच्छा वातावरण उत्पन्न हो, उसका अच्छा वातावरण का निर्माण हो। अब ध्यान ये रखना है कि WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और NIUA, आप उसका फुल फॉर्म लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। हालांकि ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ठीक है, थिंक टैंक है। ये किस चीज़ के लिए है, शहरीकरण के लिए थिंक टैंक है। जैसे कि जो आप शहरी मामलों का जो राष्ट्रीय संस्थान है वही NIUA है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो 2 वर्षों में WEF की सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके तहत 5 से 7 भारतीय शहरों को डीकार्बोनाइजेशन के लिए हमें अनुकूलित करना है। किस प्रोग्राम के तहत, सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम। क्वेश्चन क्या था आपका कि समाचारों में रहे सिटी स्प्रिंट और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो कल को विश्व आर्थिक मंच की जगह आपको NIUA भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, समझना है कि सिटी स्प्रिंट प्रोसेस है क्या। तो बेसिकली इसमें व्यापार, सरकार और नागरिक समाज के प्रमुखों को शामिल किया जाता है और ये स्वच्छ विद्युतीकरण और वितरण के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाने में क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है। टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो कहते हैं ना, जैसे स्वच्छ विद्युतीकरण, दक्षता और स्मार्ट बुनियादी ढांचे के 200 से भी ज़्यादा एग्जांपल्स को कलेक्ट किया गया है और इसी के लिए दुनिया भर के 110 से अधिक शहरों में इमारत, ऊर्जा प्रणाली और गतिशीलता के मामलों का अध्ययन किया गया है। मतलब कि अध्ययन करके और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स का कलेक्शन करके एक टूल बॉक्स क्या होता है, सॉल्यूशंस का टूल बॉक्स है, ठीक है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोषण ट्रैकर ऐप है क्या, तो ध्यान ये रखना है, पूछा क्या गया है कि इनमें से कितने सही नहीं हैं। आपको पता है UPSC का ही पैटर्न है ये कि कथन कितने सही हैं, है ना। तो एलिमिनेशन आसान नहीं होता है इसमें, तो मेरे कथन चलते हैं। एक राष्ट्र एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग कर प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है पोषण ट्रैकर प्रबंधन एप्लीकेशन आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी अथवा 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है, ये भी करेक्ट है। और जिन प्रवासी श्रमिकों ने अपने मूल राज्य में पंजीकरण कराया है वे ऐप के माध्यम से प्रदान की जाने वाली योजनाओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपने वर्तमान निवास स्थान के निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों में जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूल राज्य में पंजीकरण होना आवश्यक है, तभी वो वर्तमान में जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं वहाँ के आंगनवाड़ी केंद्रों से योजना और सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। तो तीनों ही कथन इसमें सही हैं, क्योंकि पूछा है कि कितने सही नहीं हैं, तो सही तो सारे हैं, तो यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित जोहा चावल किस राज्य प्रदेश से है, तो ध्यान रखिएगा ये असम का है, ठीक है। जोहा चावल असम का है। बेसिकली इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है,
तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? ये बुक आप देख पा रहे हैं, नाम नीचे लिखा है, शांतनु गुप्ता इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने SATRIA सत्रिया-1 नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है, तो इसका संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा, ये इंडोनेशियाई उपग्रह है और इसको जो लॉन्च किया है वो स्पेस एक्स ने किया है। और आपको पता है स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क है, USA की कंपनी है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि किस रॉकेट से इसका, एक तरह से आप कह सकते हो किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो फॉल्कन 9, ठीक है, फॉल्कन 9 आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया कार्यक्रम के तहत, तो EPFO का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इसके रिगार्डिंग। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 2070 तक, ठीक है, नेट ज़ीरो की भारत की प्रतिबद्धता है, ठीक है। तो ये COP26 के तहत, ठीक है, ऐसा प्रतिबद्धता किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कुछ और था, वो गीगावाट से संबंधित था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस COP के तहत ये 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, तो COP26 के तहत, ठीक है। चलिए, बाकी गीगावाट वाली चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना है, अग्नि प्राइम का जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है वो किया गया है आपका DRDO के द्वारा, ठीक है। और कहाँ से? तो ओडिशा का जो अब्दुल कलाम द्वीप से जो तट है ओडिशा का, वहाँ से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा V2 मिनी इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। इस इंटरनेट उपग्रह को भी फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। और यह योजना प्रदेश के कितने चयनित जिलों में 7 औद्योगिक फसलों पर लागू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कितने औद्योगिक फसलों पर लागू किया गया, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 7 ध्यान रखना है, और ये 60 जिलों में किया जाएगा, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पर जानना है कि वो 7 औद्योगिक फसल कौन है, औद्योगिक फसल कौन से हैं। तो देख लीजिए, केला, मिर्च, पान, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, आम, ठीक है। तो हो गए 1 2 3 4 5 6, एक और छूट रहा है, आम हो गया, केला, मिर्च, पान, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च। अच्छा, कोई एक चीज़ छूट रही है, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 तो हो चुके हैं, ठीक है, 7 हो गए हैं। ये औद्योगिक फसल आप ध्यान रखेंगे 60 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेजन किसान, ठीक है, अमेजन के साथ हस्ताक्षर किया है, ये ध्यान रखना है। और ICAR के बारे में आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, कि 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमृत जनरेशन अभियान से संबंधित कथनों पर विचार करना है हमें, और कौन सा सही है पूछा है। तो जब भी कथन वाले क्वेश्चंस देखें ना, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर नज़र डालिए कि पूछा क्या गया है, कौन सा सही नहीं है या है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में फिर आपको आंसर्स या कथन पढ़ने हैं, ठीक है। तो 7 जून को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने इस अभियान का शुभारंभ किया। अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने पहल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मेटा के सहयोग से शुरू किया है।
तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो मेटा यानी फेसबुक के सहयोग से इस अभियान को शुरू किया है, ठीक है। किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, स्मृति ईरानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया हाल ही में 2022-23 का। तो इससे संबंधित कथन कौन सा है, पूछा है कौन सा सही है। तो इस सूचकांक में बड़े राज्यों में कर्नाटक को नहीं दिया गया है, तो पहला कथन गलत हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान, बिल्कुल सही। गोवा को छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त है और इस सूचकांक की शुरुआत 2018-19 से की गई थी, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जब बड़े राज्यों में अगर कर्नाटक नहीं है तो बड़े राज्यों में कौन है? कर्नाटक नहीं है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 7 जून को क्या मनाया जाता है ये भी आपको पता है, खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको ये जो सूचकांक है, ठीक है, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जारी किसने किया है और सूचकांक को तैयार किसने किया है। तो जारी जो किया है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मनसुख मांडविया द्वारा जारी किया गया है। और तैयार कौन करता है? FSSAI, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक पवन दिवस की बात कर, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ कर दी हैं। बेसिकली राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में MP नहीं, केरला है नंबर 1, ठीक है। और छोटे राज्यों में गोवा है, बड़े राज्यों में केरल है। एंड अगर हम यूटी की बात करें, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ की, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नंबर 1 पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक पवन दिवस हम मनाते हैं 15 जून को। अब ध्यान ये रखना है इसके रिगार्डिंग, हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ये बेसिकली है क्या, कौन सी मंत्री आप कह सकते हो कि जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उसके द्वारा ये वैश्विक पवन दिवस की थीम डिसाइड की गई है, पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ये मिनिस्ट्री है MNRE, ठीक है, तो 2030 तक, यही मैं कह रही थी कि अभी EPFO ने क्वेश्चन बनाया था कथन के रूप में कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी ध्यान रखना है कि ज़मीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर, है ना, एक पवन एटलस, ठीक है, ये भी जारी किया गया है, लॉन्च किया गया राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा, ठीक है। अब इस पवन एटलस में ये बताया गया है कि जो तटवर्ती पवन क्षमता है अपने भारत की वो कितनी है, तो 1164 गीगावाट की क्षमता है इस पवन एटलस में, ऐसा बताया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो ये वैश्विक पवन दिवस मनाया जा रहा है, ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2007 से मनाया जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा? तो यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा। एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जो भारत है वो पूरे विश्व में पवन ऊर्जा क्षमता में 4th नंबर पर है, ठीक है। तो क्षमता कितनी है भारत की? 4th नंबर पर है। तो 2023 तक का जो आंकड़ा है वो 42.8 गीगावाट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे कॉर्मेक मैकार्थी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये लेखक थे और इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। और आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस बुक के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था? तो द रोड के लिए इनको दिया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो सदस्य द्वारा आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आपको पता है नाटो की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन है वो आपको पता है 4 अप्रैल 1949, ठीक है। अब मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम, आपको पहले से पता है। और आपको ये भी पता है कि पहले 30 सदस्य देश थे और जो आपका 31वां लास्ट जुड़ा है वो फिनलैंड है। और उसी बेसिस पे उसकी रक्षा के लिए अभ्यास चल रहा है, आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास, तो फिनलैंड में ही आयोजन हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्राय प्रजाति दिवस यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाया जाता है?
तो बेसिकली ये थर्ड फ्राइडे मई मंथ के यानी कि मई महीने के तीसरे फ्राइडे को मनाया जाता है और इस बार ये 19 मई को मनाया गया है, ठीक है। और बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये 18वां लुप्तप्राय प्रजाति दिवस है और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ एक्ट है, ठीक है, उसको 50 साल पूरे हो गए, 50वां वर्षगांठ मनाया गया है, तो उस बेसिस पे ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में घोषित चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात है, इसमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यूपी को नहीं मिला है, यहाँ पर एमपी को मिला है ना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें तो ये ओडिशा के गंजम जिले में मिला है, ठीक है, गंजम जिले में मिला है ओडिशा के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि इसमें से कथन कौन सा सही हुआ? केवल 2, ठीक है। पहले में यूपी को नहीं मिला है राष्ट्रीय जल, और ये ध्यान रखिएगा चौथा है ये, है ना, एमपी को मिला है। नेक्स्ट, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान में। नेक्स्ट है अभ्यास टाइगर शार्क 40 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास है? तो बांग्लादेश और अमेरिका। अच्छा, एक और चीज़ कि एक आता है कोंकण नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास, ये बताएंगे आप कि ये किन के बीच में होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है। और ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, यह सभी एक क्वेश्चन और बचा है कि निम्नलिखित में से बॉन चैलेंज का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? बॉन आपको पता है जर्मनी में है, ठीक है, तो वहाँ के हिसाब से बॉन चैलेंज, वहाँ के हिसाब से नहीं, जर्मनी में बॉन है, तो बॉन चैलेंज का वर्णन इसमें से कौन सा कथन बेस्ट करता है? तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि वर्ष 2030 तक विश्व में क्षरित वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने का वैश्विक प्रयास है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, बॉन चैलेंज। एंड आपको ध्यान रखना है ये भी कि आपको बताना क्या था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिया है, तो आपको भी इसका आंसर करना है, ध्यान रखना है ये बात। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आपसे जुलाई करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आंसर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।